Being English classes, your master key towards perfection. हेलो फ्रेंड्स, बिंग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लेसन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक गेम है क्रिकेट, इस पर बेस्ड है। इस लेसन का नाम है अ विलेज क्रिकेट मैच, जिसे एजी मैकडोनल्ड ने लिखा है। ये जो लेसन है ये एक्चुअली ये एक किताब से ली गई एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ये एक किताब थी इंग्लैंड देयर इंग्लैंड। ये किसने लिखी थी? एजे मैकडोनल्ड ने लिखी थी। और इस किताब से छोटा सा जो एक्सट्रैक्ट है, यानी जो उसका जो एक छोटा सा अंश है, जिसे हम लेसन के तौर पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो कि अ विलेज क्रिकेट मैच, जिसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्रिकेट के बारे में बात होने वाली है यहाँ पर। ये जो लेसन है इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि दो टीम है जो आपस में क्रिकेट खेल रही है, लेकिन ये जो दोनों टीम है ये क्रिकेट के गेम के जो रूल्स होते हैं उसे फॉलो ही नहीं करती। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होने चाहिए, लेकिन इस गेम में 12 प्लेयर्स होते हैं दोनों तरफ, और अपनी मर्जी के हिसाब से जैसा उनको ठीक लगा उस हिसाब से उन लोगों ने रूल्स को जैसे जैसे गेम खेल रहे थे वैसे वैसे वो चेंज करते गए। तो ये काफी बड़ी किताब है एक्चुअली, इंग्लैंड देयर इंग्लैंड। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दो टीम थे ये कौन थे। एक जो टीम थी वो लंदन की थी। लंदन में रहने वाले जितने भी जो लोग थे उन्होंने ये टीम बनाई थी, और जो दूसरी जो टीम थी वो गांव के जो देहात लोग थे उन लोगों ने बनाई थी। ये जो क्रिकेट मैच जो चल रहा था ये गांव वाले और शहर वालों के बीच चल रहा था। यहाँ पर एक चीज और है कि जो गांव वाले थे वो प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स नहीं थे, उन्होंने कभी क्रिकेट खेला भी नहीं था, और क्रिकेट खेल रहे होते उस वक्त वो जो काम कर रहे होते वो काम का अपना हुनर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? जो लोहार होता है ना, उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं इंग्लिश में। तो लोहार काफी वजन और ताकत वाले काम कर करके उसके जो हाथ थे वो काफी मजबूत हो गए थे, और इस वजह से जब भी वो बल्ला घुमाता था तो बॉल काफी तेजी से और काफी दूर चली जाती थी उसकी ताकत की वजह से। तो ये फायदा हुआ करता था विलेजर्स को, यानी गांव वालों को। तो बात करते हैं इस टीम में दो टीम हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दो टीम थे। ये जो क्रिकेट मैच था वो कहाँ पर चल रहा था? फॉर्डिनन, एक गांव है इंग्लैंड में, वहां पर चल रहा था। उसमें से एक जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो गांव है ये कहाँ पर था? ये स्कॉटलैंड में था। अब थोड़ी सी जानकारी आप लोग को मैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में दे दूं। यूनाइटेड किंगडम में जो वर्ड यूनाइटेड लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, और किंगडम का मतलब होता है अलग अलग जो राजा थे उनको मिलाकर एक बड़ा किंगडम बनाना, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, जैसे स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, बर्मिंघम, लंदन, इंग्लैंड। इन सारे जो इलाके थे इन इलाकों को कंबाइन करके बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड नाम की एक जगह है, वहां पर फॉर्डिनन नाम का एक गांव होता है। उस फॉर्डिनन गांव के अंदर के जो रहने वाले जो गांव वाले थे उनके साथ में ये गेम खेला जा रहा था। और कौन खेल रहा था? लंडनर्स, यानी लंदन में रहने वाले जो लोग थे ना वो लोग। तो जो लंदन में रहने वाले जो लोग थे ये काफी प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर्स थे, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन और सारी चीजें अच्छी तरह से पता थी। लेकिन गांव वालों को ये सारी चीजें पता नहीं थी, क्योंकि जो स्कॉटलैंड है ना, एक्चुअली स्कॉटलैंड, ये क्रिकेट ये जो है ना ये स्कॉटलैंड का गेम है ही नहीं। स्कॉटलैंड में कोई क्रिकेट खेलता नहीं था, वहां पर इतना फेमस नहीं था। तो वहाँ के लोगों को क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं नहीं थी। अब लंदन से आने वाले जो लोग थे उन्होंने एक टीम बनाई थी, और उस टीम का नाम था रैंक्स ऑफ द इन्वेडर्स, और उसके जो कैप्टन थे वो थे मिस्टर विलियम हॉच, HODGE, हॉच। और गांव वाले जो थे, फॉर्डिनेंट गांव वाले जो थे, उन्होंने भी एक टीम बनाई थी और उसे नाम दिया था वॉरियर्स ऑफ फॉर्डिनेंट। IPL में देखा होगा आप लोगों ने, अलग अलग नाम दिए। ज्यादातर मुझे क्रिकेट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आप लोग को नाम तो बता नहीं सकता। शायद आप लोग को तो अच्छी तरह से पता होगा, मुझे पूरा यकीन है। कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो कि वो IPL में जो जो टीम बनाई गई थी उन टीमों के नाम क्या थे। और जो उस फॉर्डिनेंट लोकल प्लेयर का जो कैप्टन था वो दरअसल बेकर था। उसका नाम हो सकता है, उसका नाम बेकर हो, या बेकर इसको भी कहते हैं इंग्लिश में, जो पाव वगैरह जो बनाते हैं ना भट्टी में, उसको बेकर कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब इसके अंदर एक और चीज हुई थी कि स्कॉटिश प्लेयर्स, फॉर्डिनेंट गांव के जो रहवासी थे, ऐसे दो प्लेयर्स थे स्कॉटिश प्लेयर, जिनको ऐसा कहा गया था कि आपको दोनों टीम में खेलना है, आपको लंदन वाली टीम में भी खेलना है और आपको फॉर्डिनेंट की टीम में भी खेलना है। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम ये थी कि जब वो दोनों टीम में खेलेंगे तो उस वक्त उनको बैटिंग नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ फील्डिंग ही करना होगा, जिसकी वजह से वो राजी नहीं हुए और नाराज होकर वो लोग चले गए। उसके बाद उनको बुलाया गया
और फिर उनको समझाया गया, राज़ी किया गया और फिर वो खेलने के लिए तैयार हो गए और ये सब बातें बड़े नॉवल में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है। इस लेसन में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस लेसन के अंदर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की है क्रिकेट के, जिसे हमें समझना भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी लगान, ये इसमें आमिर खान हीरो है। इस फ़िल्म के अंदर बताया गया है कि ब्रिटिश का ज़माना होता है और उस वक़्त उन दिनों जो वाइसरॉय होता है ना, वो गाँव वालों को चैलेंज करता है कि तुम मुझे हरा के दिखाओ क्रिकेट मैच में और तुम्हारा लगान माफ़ किया जाएगा। और फिर किस तरह से आमिर खान जो है वो गाँव वालों को बुलाकर प्लेयर्स इकट्ठा करते हैं और फिर वो खेलते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों ने वो लगान मूवी नहीं देखी हो तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप लोग लगान मूवी देख लो। लगान मूवी देखने के बाद में आपको ये लेसन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा और पूरी गारंटी देता हूँ कि ये आप वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पर। आप जाकर एग्ज़ाम में अच्छी तरह से पेपर लिख सकते हो। इतना मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्री रीडिंग एक्टिविटी। हैव यू सीन द फिल्म लगान? डिस्कस इन पेयर्स द ह्यूमर इन द फिल्म। द क्राइसिस वाज़ नाउ डेस्परेट। देखो ये जो लेसन है, मैंने आपको बताया ना कि ये किताब में से लिया गया है। कहीं किताब में के बीचों-बीच से लिया गया होगा। ये लेसन जो है ये शुरुआत नहीं है। इसे कहीं बीच से शुरू किया गया है। तो हमें ये बात समझनी है कि क्रिकेट का गेम ऑलरेडी चालू हो चुका है। क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, ठीक है? लेसन इस तरह से शुरू होता है कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। किस लिए सीरियस है? क्योंकि आगे देखते हैं। द क्राइसिस वाज़ नाउ डेस्परेट। क्राइसिस का क्या मतलब होता है? सिचुएशन। और डेस्परेट का मतलब होता है गंभीर। द फील्ड्समैन ड्रू नियरर एंड नियरर टू द बैट्समैन एक्सेप्टिंग द यूथ इन द ब्लू जंपर। जंपर का मतलब होता है कि जो टी-शर्ट होती है ना, उसको जंपर बोलते हैं इंग्लैंड में। यहाँ पर इंडिया में उसको टी-शर्ट बोलते हैं, इंग्लैंड में उसको जंपर बोलते हैं। आप लोगों ने क्रिकेट देखा भी होगा और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सबको पता है क्रिकेट क्या है। क्रिकेट में आप लोग देखोगे ना तो 11-11 प्लेयर्स रहते हैं दोनों तरफ और 2 बैट्समैन होते हैं और एक बॉलर होता है और बाकी जो होते हैं वो फील्डर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब जब हर एक बार बॉल फेंकी जाती है तो उस वक़्त जो फील्डर्स होते हैं वो काफ़ी तैनात होते हैं, काफ़ी अलर्ट होते हैं। उनकी जो नज़र होती है वो बैट्समैन पर होती है और बैट्समैन के बल्ले पर होती है कि वो बल्ला कैसे घुमा रहा है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैट्समैन की तरफ बॉल फेंकी जाती है और जैसे ही बॉल फेंकी जाती है तो जितने भी फील्डर्स बैट्समैन के आस-पास फील्डिंग कर रहे थे वो बैट्समैन की तरफ एकदम नज़दीक आने शुरू हो जाते हैं, ताकि अगर बॉल भी पकड़ना पड़े तो कैच पकड़ सके। लिविंगस्टन बैलेंस्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोes. मिस्टर शेक्सपियर पोलॉक hopped about almost on the top of the batsman. अब लिविंगस्टन ये कौन है? ये फील्डर है एक्चुअली, ठीक है? और मिस्टर शेक्सपियर पोलॉक कौन है? ये भी एक फील्डर है। hopped almost, तो लिविंगस्टन क्या कर रहे थे? वो अपने पैरों पर, जैसे कि हम लोग कभी-कभार क्या होता है कि एकदम नर्वस होते हैं या एकदम अलर्ट होने चाहते हैं तो फील्डर्स लोग क्या करते हैं कि पहले से ही तैयारी में खड़े हो जाते हैं। ऑन टोज यानी कि एकदम तैयार, जैसे ही बॉल आएगी तो वो लपक लेगी बॉल को। तो इस तरह से लिविंगस्टन खड़े थे अपने पंजों पर और मिस्टर शेक्सपियर पोलॉक होप्ड ऑल अबाउट ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ द बैट्समैन। अब ये जो शेक्सपियर है ना, ये एक्चुअली विकेट कीपर है, बैट्समैन के पीछे खड़े रहते हैं विकेट विकेट कीपिंग करने के लिए। वो बैट्समैन के इतने करीब आ गए पीछे से कि ऑलमोस्ट वो बैट्समैन के कंधे के करीब आ चुके थे ऑलमोस्ट। तो मिस्टर शेक्सपियर पोलॉक होप्ड अबाउट, होप का मतलब होता है कूद जाना, थोड़ी सी ही जगह बाकी थी, अगर और थोड़ा आगे जाते तो वो शायद बैट्समैन के कंधे पर कूद कूद जाते। अबाउट ऑलमोस्ट ऑन टॉप ऑफ द बैट्समैन एंड ब्रेथ एक्साइटेडली एंड ऑडिबली। वो जो विकेट कीपर थे वो इतना करीब आ चुके थे बैट्समैन के कि बैट्समैन को सरासर विकेट कीपर की सांसों की जो आवाज थी वो सुनाई दे रही थी। इवन द इम्पर्ट्यूबल मिस्टर साउथकोट डिस्कार्डेड द पीस। अब साउथकोट कौन है? ये भी एक फील्डर है। डिस्कार्डेड का मतलब फेंक देना। डिस्कार्डेड द पीस ऑफ ग्रास विच ही हैड बीन चूइंग सो स्टेडीली। स्टेडीली मतलब धीरे धीरे। तो साउथकोट जो थे वो भी एक फील्डर थे और यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि सारे के सारे फील्डर्स थे। तो साउथकोट जो थे वो काफी देर से एक घास का टुकड़ा मुंह में चबाते जा रहे थे और जैसे ही बॉल फेंकी जाने ली थी तो उन्होंने वो टुकड़ा जो घास का जो चबा रहे थे वो फेंक दिया उन्होंने। मिस्टर हॉज टुक हिमसेल्फ ऑफ। टुक हिमसेल्फ ऑफ का मतलब होता है कि एक्चुअली बॉलिंग जो कर रहे थे ना वो हॉज कर रहे थे, ठीक है? और ये जो हॉज कौन है? ये कैप्टन है, जेंटलमैन फ्रॉम लंदन टीम के कैप्टन है। तो ये बॉलिंग कर रहे थे, अचानक उनको ख्याल आया और उन्होंने क्या किया, वो जो बॉल था वो किसी और को दे दिया। किसको दे दिया उन्होंने? मेजर को।
मिस्टर हॉज टुक हिमसेल्फ ऑफ एंड पुट ऑन द मेजर। पुट ऑन द मेजर का मतलब होता है कि मेजर को अपनी जगह पर लेकर आए। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको ब्रिटिश लैंग्वेज कहते हैं। हु हैड बाय नाउ somewhat lived down the cot and a half। ये जो मेजर थे, ये पेशे से मेजर थे मिलिट्री में, और मिलिट्री वालों को आदत होती है दारू पीने की, क्योंकि उनको फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दारू, पता नहीं क्यों। तो ये जो मेजर थे, ये खेल के दौरान ही आधी क्वार्टर मारकर वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये था पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, गेम में क्या क्या हुआ, किस तरह से बॉल फेंकी गई, किस तरह से बैटिंग की गई, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। द बैट्समैन क्राउच्ड डाउन अपॉन देयर बैट्स एंड डिफेंडेड स्टबर्नली। जो बैट्समैन थे, अपना पूरा वजन बैट पर डालकर वो काफी झुक चुके थे एकदम। क्राउच का मतलब होता है झुक जाना, एंड डिफेंडेड स्टबर्नली। स्टबर्नली मतलब काफी जिद्दी थे वो बैट्समैन। अ स्निक थ्रू द स्लिप ब्रॉट अ सिंगल। तो ये क्रिकेट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको समझना है। स्निक थ्रू द, स्निक मतलब बैट घुमाई उन्होंने, हल्की सी बैट, स्निक का मतलब होता है हल्की सी बैट घुमाना। थ्रू द स्लिप्स, स्लिप्स का मतलब होता है कि अब जब यहाँ पिक्चर में देखोगे, जब बैट्समैन खेल रहे होते हैं ना, तो बैट्समैन के कुछ दाई या बाई तरफ कुछ 3-4 लोगों को लगाया जाता है, तो उसको स्लिप बोलते हैं। क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, वहां पर अलग अलग जो पोजीशन दी गए, उनको एक नाम दिए गए। ठीक है, तो स्लिप का क्या मतलब होता है, आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर। स्लिप कहाँ किसे कहा जाता है, कहाँ होता है स्लिप, एग्जैक्टली ब्रॉट अ सिंगल, यानी कि स्लिप की ओर मारने से उनको एक रन मिला। अ बॉल विच एल्यूडेड द पब्लिशर्स जाइगेंटिक बैट्स ब्रॉट अ बाय। अब यहाँ पर अब दूसरा बॉल फेंका गया। उस क्रिकेट गेम में पब्लिशर भी एक था, किताबें पब्लिश वगैरह करने का, तो उनकी पैड को लगकर बॉल बाई की तरफ चला गया। तो ये भी एक पोजीशन होता है फील्डिंग का। अ डेस्परेट स्वीप एट a straight half volley sent the ball off the edge of the bat over third man's head, and in normal circumstances would have certainly scored one and possibly two, but Mr. Harcourt was on guard at third man। अब थर्ड मैन क्या होता है, एक्चुअली जो बैट्समैन होता है उसके पीछे विकेट कीपर होता है, लेकिन विकेट कीपर के भी काफी पीछे बाउंड्री की तरफ जो फील्डर वहां पर खड़ा होता है ना, उसको थर्ड मैन बोलते हैं। तो बॉल इस तरह से फेंकी गई कि बॉल सीधे बैट्समैन के एकदम नजदीक आके टप्पा मारी, सिर्फ हल्की उछली, और इस वजह से क्या हुआ कि बैट्समैन को बॉल को ठीक तरह से मारना नहीं आया, और वो बॉल मिस होकर पीछे थर्ड मैन की तरफ चली गई। तो ये जो टर्म होता है ना, इसको एक्चुअली कहा जाता है स्ट्रेट हाफ वॉली। क्रिकेट में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि गुगली। गुगली का मतलब होता है कि बॉल जब टप्पा खाती है तो ऐसा लगता है कि बॉल, हमें पता होता है कि बॉल अब कहाँ घूमेगी, लेकिन दरअसल बॉल कहीं और घूम जाती है, तो उसको गुगली बोलते हैं। और यॉकर, यॉकर का मतलब होता है कि बॉल जो टप्पा खाएगी वो सीधे बैट्समैन के पैरों के पास आकर टप्पा खाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बैट्समैन को बॉल मारना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो थर्ड मैन पे कौन था, थर्ड मैन पे मिस्टर हार्कोट था। ओके, एंड द बैट्समैन बाय नेचर कॉशियस मैन, one being old and the sexton, the other the sportsman and therefore a government official, were taking no risk। बैटिंग यहाँ पर कौन कर रहा था, जो गांव वाले थे, फॉर्डिनेंट लोकल प्लेयर्स, ये बैटिंग कर रहे थे, और फील्डिंग कौन कर रहा था, लंडनर्स कर रहे थे फील्डिंग। ये जो दो बैट्समैन जो थे, एक तो उनमें से एक जो था वो तो पोस्टमैन था, और दूसरा जो था वो चर्च में घंटी बजाने वाला था। ये दोनों गवर्नमेंट मुलाजिम थे, और गवर्नमेंट मुलाजिम होने की वजह से ये अक्सर कभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। इनकी एक आदत होती है, गवर्नमेंट में जो भी काम करता है ना, वो अपनी नौकरी को डरता है। उसे ये लगता है कि अगर ये गलती करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस डर से वो हमेशा डर में ही रहते हैं। तो इनकी जो ये आदत थी रिस्क ना लेने की, इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने, वो दौड़े ही नहीं रन निकालने के लिए। बॉल को तो मारा गया, लेकिन उनको डर था कि शायद रन आउट हो सकते हैं वो, इसलिए वो भागे ही नहीं, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। देन केम एन अदर सिंगल ऑफ अ मिस हिट। अदर सिंगल ऑफ अ मिस हिट का मतलब होता है कि बैट घुमाने की जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी, और इस वजह से बॉल अच्छी तरह से दूर गया नहीं। कभी कभार क्या होता है कि बॉल टप्पा खाकर पास होने के बाद हम बैट घुमाते हैं काफी लेट, तो उसको मिस हिट बोलते हैं। या कभी कभार बॉल करीब आने से पहले ही हम बैट घुमाते हैं, तो उसको भी मिस हिट बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ठीक से रन नहीं मिल पाते। एंड देन एन इंटरमिनेबल पीरियड इन विच नो विकेट फेल। इंटरमिनेबल का मतलब काफी देर तक चलता रहा और कोई विकेट नहीं गिरी, एंड नो रन वॉज स्कोर्ड। और इस वजह से क्या हुआ, कोई रन भी नहीं बनाया गया, क्योंकि मैच बहुत स्लो चल रहा था। इट वॉज ब्रोकन एट लास्ट। इट वॉज ब्रोकन मतलब ये जो चल रहा था सिलसिला रन ना बनाने का,
ये आखिरकार खत्म हो गया, टूट गया डिजास्ट्रसली, यानी फॉर द पोस्टमैन struck the ball sharply at Mr. Pollock, and Mr. Pollock picked it up and in an ecstasy of zeal flung it madly at the wicket. Two overthrows resulted. यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दो बंदे थे बैट्समैन, इनमें से एक जो था वो बूढ़ा था, जो सेक्सटन था। सेक्सटन का मतलब होता है कि जो चर्च में जो घंटी बजाने वाले जो लोग होते हैं ना, उसको सेक्सटन बोलते हैं। तो चर्च में क्या होता है कि अक्सर लोगों को बुलाने के लिए घंटी बजाई जाती है। और दूसरा जो था वो पोस्टमैन था। ये दोनों मुलाजिम थे, गवर्नमेंट मुलाजिम थे। काफी देर तक ये दोनों रन ही नहीं बना रहे थे, सिर्फ बॉल को खेल रहे थे, और इस वजह से जो फील्डर्स थे वो परेशान हो चुके थे काफी देर तक। एट लास्ट जो पोस्टमैन था उसने किसी भी तरह से उसने बॉल को मारा। क्या हो रहा था यहाँ पर कि इनको मौका ही नहीं मिल रहा था बॉल मारने का। वो जो बॉल थी वो बैट को लगी नहीं रही थी काफी देर तक, और फिर पोस्टमैन ने कैसे भी कर मुश्किल से एक पॉलक की तरफ बॉल को मारा। तो पॉलक ने काफी खुशी से और हड़बड़ाहट में बॉल को उठाया और बॉल फेंक कर मारा जोर से। 2 ओवरथ्रोज रिजल्टेड। 2 ओवरथ्रोज का मतलब होता है कि बॉल विकेट को लगने के बजाय वो काफी दूर चली गई विकेट से, और इस वजह से ये जो पोस्टमैन और सेक्सटन थे ये दोनों ने 2 रन निकाले। आगे क्या होता है? द स्कोर्स वर लेवल एंड देयर वर 2 विकेट्स टू फॉल। 2 विकेट्स टू फॉल यानी कि इस गेम में 10 प्लेयर्स खेल सकते हैं, राइट? तो 2 विकेट अभी गिरने बाकी थे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, ठीक है। द स्कोर्स वर लेवल। यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि द जेंटलमैन ऑफ लंदन, ये जो लंदन वाले थे ना, ये ऑलरेडी अपना गेम खेल चुके थे। उन्होंने कुछ रन बनाए थे और उस रन को चेज कर रहे थे गांव वाले, यानी जो गांव वाले थे वो रन बना रहे थे जीतने के लिए। तो द स्कोर्स वर लेवल एंड देयर वर 2 विकेट्स टू फॉल, यानी लगभग अब क्या हो चुका था, बॉल टू बॉल खेल रहे थे वो, और स्कोर काफी बराबर होते जा रहा था। इस वक्त जितने स्कोर उन्होंने बनाए थे उतने ही स्कोर अब गांव वाले भी बना रहे थे, और 2 विकेट बाकी थे गिरने के लिए। साइलेंस फेल, ये जो मोड है ना मैच का, सिचुएशन काफी गंभीर है। क्यों? क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए होते हैं, तो कितना टेंशन और कितना स्ट्रेस का माहौल होता है। पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई थी, क्योंकि ये जो मैच था ये काफी गंभीर और एकदम सिचुएशन काफी गंभीर होती जा रही थी। साइलेंस फेल। द गैफर्स, गैफर्स का मतलब होता है कि जो बुजुर्ग लोग थे गांव के, विक्टिम्स साइमल्टेनियसली ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेनिलिटी, उनमें भी नर्वसनेस हो रही थी। सेनिलिटी का मतलब होता है कि उम्र की कमजोरी की वजह से could hardly raise their pin pots, for it was past 6 o'clock, and the front door of the Three Horseshoes was now as wide open officially as the back door had been unofficially all afternoon। इसका मतलब ये होता है कि जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो गेम को एंजॉय कर रहे थे, वो गेम को देख रहे थे। ऐसे सिचुएशन में वो भी टेंशन में आ गए, नर्वसनेस में आ गए। उम्र की कमजोरी की वजह से जो हाथ में उनके बड़े बड़े बियर के जो जग थे वो उन्हें उठाकर चेयर्स करना नहीं आ रहा था। इंग्लैंड में एक तहजीब है, जब भी उन्हें खुशी जाहिर करनी होती है तो वो हाथ में रखा हुआ जो उनके पास बियर का या दारू का जो ग्लास या जग होता है तो वो हवा में ऊपर लहराते हैं। खुशी के मारे इन बूढ़ों को कमजोरी की वजह से हवा में लहराना भी नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर कितने बजे थे? 6 बज चुके थे। और द थ्री हॉर्सेस शू, अब ये जो द थ्री हॉर्सेस शू क्या है, ये दरअसल उस क्लब का नाम है जहाँ पर एक क्रिकेट खेला जा रहा था। उस क्लब में दारू बेची जाती थी, पीछे के रास्ते से दारू बेची जा रही थी अब तक। अब जाहिर तौर पर सामने का दरवाजा भी खोल दिया गया लोगों के लिए ताकि वो आकर दारू पी सके। The three-horse shoe was now as wide open officially as the back door had been unofficially all afternoon। यानी पूरी दोपहर तक दारू बेची जा रही थी पीछे के रास्ते से। The major, his red face redder than ever। ये जो मेजर कौन है? ये वही है जिसने आधी क्वार्टर मार कर फील्डिंग कर रहा था, तो इसका जो चेहरा था वो काफी लाल हो चुका था नशे में। And his chin sticking out almost as far as the Napoleonic Mr. Ogilvy's bowled as fast हाफ वॉली ऑन द लेग स्टम्प। क्योंकि ये मेजर था, मिलिट्री में था, तो ये अपना एक उसका एक अलग रोप था। मिलिट्री वाले कैसे चलते हैं आप लोग को पता होगा ना, स्ट्रेट चलते हैं कभी भी। हमेशा उनकी जो नज़र होती है ऊंची रहती है और गर्दन हमेशा ताट रहती है। ठीक उसी तरह से जो मेजर था वो भी इस तरह से अपना सर उठाकर चल रहा था कि जो उसकी जो ठुड्डी थी वो ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रही थी। अब उस मैच के अंदर नाम मिस्टर ऑगलिवी नाम का भी एक प्लेयर था जो खेल रहा था। तो उसकी एक आदत थी, जब भी वो बात करता या चलता तो
हमेशा उसकी जो ठुड्डी होती थी वो ऊपर रहा करती थी, चेहरा हमेशा ऊपर रहा करता था। तो उसे मेजर के साथ में कंपेयर किया गया कि मेजर भी उसी तरह से ओग्लिवी की तरह चल रहा है और उसकी जो ठुड्डी है काफी ऊपर है, चिन स्टिकिंग आउट। तो ठुड्डी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चिन। मिस्टर ओग्लिवीज बाउल्ड हैज फास्ट हाफ वॉली ऑन द लेग स्टंप। मिस्टर ओग्लिवी ने क्या किया, काफी तेज गेंद फेंकी लेग स्टंप की तरफ। और बैटिंग कौन कर रहा था? द सेक्सटन। ये सेक्सटन कौन था? अ मैन ऑफ आयरन मसल फ्रॉम मच डिगिंग हिट इट फेयर एंड स्क्वायर द मिडल ऑफ द बैट एंड इट flashed like a thunderbolt waist high straight at the youth in the blue jumper। अब पेशे से ये जो सेक्शन था ये चर्च की घंटियां बजाया करता था और कब्रें खोदता था। कब्रें खोद खोद कर उसके जो हाथ थे काफी मजबूत हो चुके थे। जब वो बैटिंग करने के लिए आया और तेजी से बॉल फेंकी गई, ठीक बैट के बीचों बीच लगी, जिसकी वजह से बॉल काफी तेजी से बिजली की तरह दौड़ी। और बॉल किसकी तरफ गई? जो ब्लू जंपर था, जो नीली टी शर्ट वाला जो फील्डर था, उसकी तरफ बॉल तेजी से बिजली की रफ्तार से गई। बॉल की हाइट थी कमर के बराबर। विथ अ श्रिल स्क्रीम द यूथ sprang backwards out of its way and fell over on his back। जब जवान नीले टी शर्ट वाले ने देखा कि बॉल उसकी तरफ तेजी से आ रही है, तो वो जो जवान था वो डर गया और डर के मारे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गया। Immediately behind him, so close were the fieldsmen clustered, यानी उस नीले टी शर्ट वाले के पीछे भी कुछ फील्डर्स झुंड में खड़े थे। उन फील्डर्स में से एक फील्डर था बून, जो शरीर से भीम की तरह था, काफी ऊंचा लंबा चौड़ा इंसान। स्टूड द माइटी बून। माइटी का मतलब होता है काफी बड़ा शरीर से। देयर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप फॉर हिम। अब बून की जो शरीर की जो बनावट इस तरह से थी कि वो काफी भारी भरकम इंसान था और इस वजह से बॉल आते देख उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। इवन इफ ही हैड पोजेस्ड द फिगर एंड द एजिलिटी टू परफॉर्म बैक somersault। वक्त इतना कम था उसके पास कि अगर बून शायद पतला भी होता और फुर्तीला भी होता तो उसे उतना वक्त नहीं मिलता गुलाटी मारकर बॉल को मिस करने का। इसका यहाँ पर मतलब ये होता है सीधे सीधे कि बून के पास वक्त नहीं मिला रिएक्ट करने का। He had been unsighted by the youth in the jumper। बून को क्यों मौका नहीं मिला रिएक्ट करने का? क्योंकि बून के सामने वो नीली जंपर वाला खड़ा था और नीली जंपर वाले के सामने बॉल आ रही थी। इस वजह से बून को वो बॉल दिखाई नहीं दी। द थंडरबोल्ट स्ट्रक हिम। थंडरबोल्ट मतलब यहाँ पर बॉल की बात चल रही है। द थंडरबोल्ट स्ट्रक हिम इन द मिडरफ। मिडरफ मतलब पेट के बीचों बीच। लाइक अ रेड हॉट कैनन। किस तरह से वो बॉल आकर लगती है पेट पर, जैसे कि तोप का जो गोला होता है ना, वो कैसे स्पीड से जाता है और जब किले की दीवार पर जब जाकर टकराता है तो कैसे आवाज करता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। बून का जो पेट है वो एक्चुअली एक तरह का दीवार है और तोप के गोले की तरह जो बॉल है वो जाकर बून के पेट पर लगती है। अपॉन द स्पेनिश गैलियन। स्पेनिश गैलियन एक काफी बड़े जहाज का नाम था पुराने जमाने में। एंड विद द साउंड ऑफ अ ड्रम स्टिक अपॉन एन इनसफिशिएंटली स्ट्रेच्ड ड्रम। आवाज इस तरह से आती है जैसे कि ड्रम को बजाया गया हो। इस तरह से बून के पेट से ढम ऐसा आवाज आता है। With a fearful oath, Boone clapped his hands to his outraged stomach and found that the ball was in the way। घबरा कर बून क्या करता है कि ये बॉल मुझे लग जाएगी, तो वो रिएक्ट करता है कि अपने दोनों हाथों को पेट की तरफ पकड़ लेता है और क्या पाता है कि वो जो बॉल है उसके हाथों के और पेट के बीच में आ चुकी है। He looked at it for a moment in an astonishment। यानी जैसे ही उसने देखा तो काफी हैरान हो गया कि बॉल कैच पकड़ ली थी उसने। अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो उसने बॉल को पकड़ लिया था, कैच पकड़ लिया था। एंड देन थ्रू इट डाउन एंग्रीली एंड स्टार्टेड टू मसाज द इंजर्ड स्पॉट व्हाइल द फील्ड rang with applause at the brilliance of the catch। बून से अच्छा और किसे एहसास हो सकता था कि एक्चुअली वो बॉल बून के पेट पर जाकर लगी थी और इस वजह से बून को काफी दर्द महसूस हो रहा था। बॉल लगने के बाद वो अपने पेट को सहला रहा था, लेकिन जो देखने वाले जो लोग थे उनको लगा कि बून ने कैच पकड़ लिया और सारे लोग तालियां बजा रहे थे। तो काफी कॉमेडी सीन बन गया था यहाँ पर। डोनाल्ड वॉकड अप एंड शाइली एडेड हिज कांग्रेचुलेशन। बून स्काउल्ड एट हिम। अब जो डोनाल्ड उसके बाजू में जो खड़ा था वो बून को मुबारकबाद देने के लिए डर डर कर वो जा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड को पता था कि बून को लगी है बहुत जोर की, लेकिन अब मुबारकबाद देना भी था। तो वो डोनाल्ड जो था वो बून की तरफ जाता है और उसको हंसते हंसते मुबारकबाद देता है डर डर कर। लेकिन जो बून था वो काफी गुस्से में था। आई डेंट वॉन्ट टू कैच द डार्न थिंग। डार्न थिंग मतलब यहाँ पर वो बॉल को कोस रहा है और कह रहा है कि मैं ये पकड़ना नहीं चाहता था। ही सेड सॉरली।
मैसेजिंग अवे लाइक मैड। काफी तेजी से दर्द हो रहा था बून के पेट पर और वो सहला रहा था जोर जोर से अपने पेट को। वो कह रहा था कि मुझे ये पकड़ना ही नहीं था, बट इट मे सेव द साइड्स वेंचर्ड डोनाल्ड। लेकिन डोनाल्ड ने कहा कि इस वजह से हमें फायदा हुआ, उस तरफ की जो टीम थी उनको नुकसान हुआ। ब्लास्ट द साइड सेट बून। बून कहता है भाड़ में जाए, मुझे कैच नहीं पकड़नी थी, भाड़ में जाए टीम, भाड़ में जाए क्रिकेट, ऐसे वो कहता है। डोनाल्ड वेंट बैक टू हिज प्लेस। अब डोनाल्ड जो था वो मायूस हो जाता है, वो ज्यादा बहस नहीं करता बून के साथ में, क्योंकि बून काफी भारी भरकम इंसान था, कौन ऐसे इंसान से पंगा ले। तो डोनाल्ड वापस अपनी फील्डिंग की तरफ चला जाता है जहां पर वो फील्डिंग कर रहा था पहले से। द स्कोर्स वर लेवल एंड देयर वाज वन विकेट टू फॉल। अब स्कोर क्या था, बराबरी का था, कट टू कट मैच चल रही थी और लास्ट विकेट बाकी था। द लास्ट मैन इन वाज द ब्लैकस्मिथ। अब सेक्सटन आउट हो चुका था, सेक्सटन ने बहुत जोर से मारी और जाकर बुन ने कैच पकड़ ली। अब सेक्सटन के जगह पर ब्लैकस्मिथ आता है, यानी कि लोहार आता है। अब लोहार भी उसी तरह सेक्शन की तरह ही काफी मजबूत इंसान था। गांव वाले काफी ताकतवर होते हैं। द लास्ट मैन इन वाज द ब्लैकस्मिथ लीनिंग हेविली अपॉन द शोल्डर ऑफ द बेकर। ये जो ब्लैकस्मिथ था, ये जब फील्डिंग कर रहा था उस वक्त उसे चोट लगी थी और लंगड़ाते हुए वो बेकर के कंधे पर लंगड़ते हुए आता है बैटिंग करने के लिए। यहाँ पर ना क्रिकेट में एक हमें एक्सेप्शन दिया जाता है, एक सहूलत दी जाती है कि बैट्समैन अगर इंजर्ड हो और उसे दौड़ना मुश्किल हो रहा हो रन लेने के लिए, तो बैट्समैन एक और अपने साथ में रनर रख सकता है। यानी बैट्समैन बैटिंग करेगा लेकिन दौड़ेगा नहीं, उसके साथ जो रनर होगा वो भागेगा और वो रन लेगा, बैट्समैन सिर्फ बैटिंग करेगा। तो यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उसके पैर को चोट लगी थी, इसीलिए वो सिर्फ बैटिंग करेगा। और रनर कौन था यहाँ पर, बेकर था रनर, ठीक है, हु वाज गोइंग टू रन फॉर हिम एंड लिंपिंग हैज इफ, लिंपिंग मतलब लंगड़ाते हुए, हैज इफ इन ग्रेट पेन। ब्लैकस्मिथ को काफी दर्द महसूस हो रहा था, उसके पैर को चोट लगी थी। ही टुक गार्ड एंड लुक अराउंड, ही टुक गार्ड एंड लुक अराउंड सैवेजली। यानी कहते हैं ना, जैसे ब्लैकस्मिथ आया, अब उसकी वो पोजीशन ले रहा था, आसपास उसने अच्छी तरह से नजर दौड़ाई, कहाँ उसे गैप मिलेगा बॉल मारने का। सैवेजली का मतलब होता है कि उसे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी, बॉल जैसे भी आए उसे सिर्फ गैप निकाल कर मारना था। ही वॉज क्लियरली स्टिल इन ग्रेट रेज। दर्द की वजह से वो पहले ही बहुत गुस्से में था। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड ही लैस्ड इट वाइडली एंड हिट स्ट्रेट अप इनटू द एयर। पहला ही बॉल था, अंधाधुंध बैटिंग चल रही थी, उसे रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं था कि बॉल कैसी आ रही है क्या कुछ। उसे सिर्फ इतना पता था कि बॉल मेरे पास आई तो मैं बॉल को मारूंगा कैसे भी, और कहीं पर भी जाए बॉल। तो पहली बॉल आई, उसने बॉल को ऐसे अंधाधुंध तरीके से मारा कि बॉल हवा में उछल दी गई। द एयर टू एन एनॉर्मस हाइट, एनॉर्मस का मतलब काफी ऊंचाई तक बॉल चली गई। इट वेंट अप एंड अप अंटिल इट बिकेम डिफिकल्ट टू फोकस इट प्रॉपरली अगेंस्ट द डीप क्लाउडलेस ब्लू ऑफ द स्काई। काफी ऊंचाई तक बॉल चली गई, इतनी ऊंचाई तक चली गई कि नीचे जो फील्डर्स थे उनको बॉल ही नहीं दिखाई दे रही थी आसमान में। आसमान नीला था और काफी क्लियर था और इस वजह से वो बॉल बैकग्राउंड में दिखाई नहीं दे रही थी। कैरिड इट विद होप्स एंड फियर्स ऑफ एन इंग्लिश विलेज। यानी जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे बॉल को देखते जा रहे थे, और जितने ऊपर बॉल जा रही थी उतनी उनकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी और डर भी बढ़ता जा रहा था। अप एंड अप इट वेंट, देन एट द टॉप इट सीम्ड टू हैंग मोशनलेस इन द एयर। आपको पता होगा न्यूटन का लॉ, जब बॉल ऊपर जाती है तो एक पर्टिकुलर स्टेगनेट आता है। अब उसको साइंस में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बॉल ऊपर, जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक बॉल ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकती है और उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो बॉल जैसे ऊपर चली गई, ये ऐसी लग रही थी जैसे कि एक चील रुकी हुई है, आसमान में उड़ रही है। चील को अगर आप लोगों ने देखा हो तो चील कभी भी अपने पंखों को फड़फड़ाती नहीं, चिड़िया की तरह वो हमेशा स्थिर रखती है अपने पंखों को। तो ये जो बॉल थी वो ठीक उस चील की तरह लग रही थी। मोशनलेस, मोशनलेस मतलब बॉल हिल नहीं रही थी बिल्कुल। इन द एयर पॉइज्ड लाइक अ हॉक, मानो जैसे एक चील हो। फाइटिंग as it were a heroic but forlorn battle against the chief invention of Sir Isaac Newton, and then it began its slow descent। ये जो बॉल थी ये सर आइजैक न्यूटन की याद दिला रही थी। आइजैक न्यूटन ने 3 रूल्स बताए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये बॉल उसकी याद दिला रही थी और फिर धीरे धीरे वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाती है। इन द मीन वाइल थिंग्स वर हैपनिंग बिलो। और इस दौरान जब बॉल ऊपर थी हवे में तो नीचे क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि 2 बैट्समैन थे और एक रनर एक्स्ट्रा था। बैट्समैन जो था इतनी ऊंची उसने मारी थी
कि बैट्समैन को ये याद नहीं रहा कि उसने रनर रखा है और रनर उसके बदले दौड़ेगा। बॉल की तरफ देखते हुए जो बैट्समैन था ब्लैक स्मिथ, वो भी दौड़ रहा था रन लेने के लिए, और इस तरह से 3 बैट्समैन आपस में भाग रहे थे पिच पर। हालांकि सिर्फ 2 लोगों को भागना था, लेकिन यहाँ पर 3 लोग भाग रहे थे। इन द मीन वाइल थिंग्स वर हैपनिंग बिलो ऑन द टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर, टेरेस्ट्रियल स्फीयर। इंडीड द सिचुएशन वॉज रैपिडली बिकमिंग व्हाट द फ्रेंच कॉल मोरमेंट ड्रामेटिक। फ्रेंच में एक कहावत है मोरमेंट, मोरमेंट का मतलब होता है ड्रामा, ड्रामेटिक। नीचे एक ड्रामा चल रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस द ब्लैकस्मिथ फॉरगॉट हिज sprained ankle and set out at a capital rate for the other end। जिस तरह से वो लंगड़ाते हुए आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि काफी दर्द में है। बॉल इतनी ऊंचाई पर उसने मारी कि जो ब्लैकस्मिथ था उसे ये याद नहीं रहा कि उसके पैर में दर्द है। बॉल को इतनी ऊंचाई पर मारते हुए देखा उसने खुद को, तो वो ये भूल गया कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, और वो भी भागना शुरू किया। एंड सेट आउट एट द कैपिटल रेट फॉर द अदर एंड। एट कैपिटल रेट एट द अदर एंड का मतलब उतने ही स्पीड से वो दौड़ना शुरू किया दूसरी तरफ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्रिकेट में 2 तरफ के जो लोग होते हैं, एक रनर होता है, एक बैट्समैन होता है। तो बैट्समैन जब बॉल मारता है तो उनको रन लेने के लिए एक स्टंप से दूसरे स्टंप तक जाना होता है। रोरिंग इन अ ग्रेट वॉइस हैज ही वेंट, कम ऑन जो। अभी जो बैट्समैन था ये भूल चुका था कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, और वो जो दूसरी तरफ से जो दौड़ते हुए आ रहा था उसका नाम था जो। वो उस इंसान को हौसला दे रहा है, कम ऑन जो, भागो, जोर जोर से भागो। द बेकर हु वाज रनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इनवैलिड, बिहाफ ऑफ द इनवैलिड मतलब यहाँ पर बैट्समैन की बात चल रही है, ब्लैकस्मिथ की। ऑल्सो सेट आउट एंड हैज ही ऑल्सो रोड, कम ऑन जो, and side by side like a pair of high stepping hackneys the pair cantered along। ब्लैकस्मिथ के साथ साथ वो जो बेकर था, जो रनर था, वो भी दौड़ रहा था, क्योंकि जो ब्लैकस्मिथ था ये लंगड़ा रहा था और लंगड़े घोड़े की तरह दौड़ रहा था। ये दोनों इस तरह से दौड़ रहे थे साथ साथ, ऐसे लग रहे थे जैसे कि 2 घोड़े दौड़ रहे हो। इस तरह से हंसा देने वाली चाल थी दोनों की। दोनों लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे और ऐसे लग रहे थे जैसे दोनों घोड़े हैं। ही ऑल्सो रोड कम ऑन जो एंड साइड बाय साइड, दोनों साथ साथ साइड बाय साइड दौड़ रहे, लाइक अ पेयर ऑफ हाई स्टेपिंग हैकनेस द पेयर कैंटेड अलोंग। हाई स्टेपनिंग क्या, हैकनेस का मतलब होता है घोड़े। फ्रॉम द अदर एंड जो सेट आउट ऑन हिज मिशन एंड ही रोड कम ऑन बिल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो था, जो सामने से दौड़ते हुए आ रहा था, वो भी बैट्समैन को हौसला दे रहा है कि भागो, कम ऑन बिल। सो ऑल 3 केम ऑन, और तीनों की तीनों सेंटर में आते हैं, पिच के सेंटर में आते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन ऑल राइट, सब कुछ ठीक होता। लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि जब ये लोग दौड़ रहे होते हैं ना, तो ये बॉल की तरफ देखकर दौड़ रहे होते हैं। जो बॉल हवा में ऊंचाई पर लटकी हुई थी ना, उस बॉल को देख रहे थे नीचे आते हुए। इस वजह से क्या हुआ कि इन लोगों को अपने सामने क्या है वो दिखाई नहीं दिया, और ये जाकर एक दूसरे से टकराते जोर से। एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन ऑल राइट सो फार हैज द रनिंग वाज कंसर्न्ड हैड इट नॉट बीन फॉर द फैक्ट दैट जो वेरी नेचुरली रैन विद हिज हेड thrown back and his eyes goggling at the hawk like cricket ball। अभी जो था ये एक्चुअली जब दौड़ रहा था तो पीछे मुड़कर बॉल की तरफ देख रहा था, वो उसकी पूरी नजर बॉल पर टिकी हुई थी। एंड दिस in itself would not have mattered if it had not been for the fact that the blacksmith and the baker also very naturally ran with their heads turned not only upwards but also backwards as well, so that they too gazed at the ball with an alarming sort of squint and truly terrific kink in their necks। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीनों के तीनों बॉल को देख के ही दौड़ रहे थे, और ब्लैकस्मिथ और बेकर तो इतनी टेढ़ी नजर से देख रहे थे और इतनी अपनी गर्दन को टेढ़ी कर चुके थे कि ऑलमोस्ट उनकी जो आंख थे ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो काने हैं। हाफ वे डाउन द पिच द थ्री मेट विथ मैग्निफिसेंट क्लैंग रेमिनिसेंट ऑफ अर्ली happy days in the tournament ring at Ashby de la Sos, and the hopes of the village fell with the resounding fall of their 3 champions। अब क्या होता है यहाँ पर, इस तरह से जब वो घिरते हैं तो गांव वालों को एक जमाना याद आता है जब एशबाई डे ला जोस नाम का एक टूर्नामेंट चला करता था, और उस टूर्नामेंट में इस तरह से ही कुछ हरकत हुई थी, तो गांव वालों को वो याद दिलाई। और उसी के साथ जब वो देखते, गांव वाले देखते हैं कि ये तीनों की तीनों अब रन पूरा नहीं कर सकते, तीनों की तीनों बीचों बीच आकर घिर गए, टूट चुकी थी पूरी तरह से। और वहीं फील्डिंग के मामले में कुछ और ही चल रहा था। बट वॉट ऑफ द फील्डिंग साइड, फील्डिंग की तरफ क्या चल रहा था वहां पर? थिंग्स वर नॉट सो वेल विद देम, उनके साथ जो हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे चलकर हमें पता चलेगा एग्जैक्टली। इफ देयर वाज डाउट एंड कंफ्यूजन
Among the warriors of Fordendent, there was also uncertainty and disorganization among the ranks of the invaders. तो warriors of Fordendent कौन थे? ये गांव वाले थे, और ranks of the invaders ये लंदन वाले थे। इनमें से दोनों टीम कोई खास सही नहीं थी। अगर एक टीम में कुछ प्रॉब्लम थी तो दूसरी टीम में भी प्रॉब्लम थी। If there was doubt and confusion among the warriors of Fordendent, there was also uncertainty and disorganization। यानी लंदन वाली जो टीम थी, रैंक्स ऑफ द इन्वेडर्स, इनके अंदर टीम मैनेजमेंट नहीं था, क्योंकि ये जो लंदन वाले थे ना, ये हमेशा अपने टीम में बदलाव लाते रहते थे। एक पर्टिकुलर डिसीजन में कभी वो लोग स्थिर नहीं रहते थे। और डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बेतरतीबी। इनके पास कोई तरतीब नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर प्लान नहीं था कि कैसे बॉल डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसका मतलब दोनों टीम अपने आप में कुछ ना कुछ तो खामियां थी। देयर मेन ट्रबल वॉज द एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ द विकेट। इन्होंने क्या गलती की थी? गलती ये, फील्डिंग करने वाली जो टीम थी, इन्होंने एक गलती ये की थी कि इन लोगों ने अपने ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को उन्होंने एक तरफ ही फील्डिंग के लिए लगाया था। और इस वजह से क्या होता था कि अगर बॉल कहीं और चले जाए तो फिर सारे फील्डर्स को तकलीफ होती थी वो बॉल को लेकर आने के लिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, नेपोलियन लेड इट डाउन दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू हैव टू मेनी मेन अपॉन अ बैटलफील्ड एंड ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन हिज पावर टू कॉल अप एवरी अवेलेबल मैन फॉर अ बैटल। वो ये कोशिश करते थे कि जंग के जमाने में उसका हर एक सोल्जर जंग लड़ने के लिए वहां पर आए। तो ऐसा नेपोलियन का कहना था, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का इस्तेमाल करना। मिस्टर हॉज, आफ्टर अ स्विफ्ट ग्लांस at the ascending ball and a swift glance at the disposition of his troops, disagreed profoundly। profoundly का मतलब पूरी तरह से। with the emperor's dictum, dictum का मतलब होता है आदेश। तो मिस्टर हॉर्च जो थे वो दरअसल उस टीम के कैप्टन थे। उन्होंने नेपोलियन की इस बात से सरासर सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि फील्डर हर जगह होना चाहिए, सारे जगह तैनात होना चाहिए ग्राउंड पर। सारे फील्डर्स एक जगह तैनात नहीं होने चाहिए, ऐसा इसका मतलब था। और एक बॉल को पकड़ने के लिए सारे फील्डर्स की जरूरत नहीं थी, एक इंसान ही काफी था, ऐसा हॉज का मानना था। और जब वो ऊपर जाती हुई बॉल को देखते हैं और अपने जो फील्डर्स थे उनको जब देखते हैं तो उनको ये ख्याल आता है, जब ये बॉल नीचे आएगी तो इस बॉल को पकड़ने के लिए सारे लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंसान काफी है। लेकिन जंग का मामला ऐसा होता है कि एक इंसान से पूरी जंग नहीं लड़ी जाती। अगर जंग लड़ना हो तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। He had too many men, far too many। किसके पास ज्यादा लोग थे? हॉज के पास काफी सारे लोग थे एक बॉल को पकड़ने के लिए। And all except the youth in blue silk jumper and the mighty Boone were moving towards strategical positions underneath the ball, and not one of them appeared to be aware that any of the other existed। ये जो बून और नीली टी शर्ट वाला जो इंसान था, ये दो ऐसे लोग थे जिनको कुछ पड़ी नहीं थी। ऐसा उनका इरादा नहीं था कि बॉल आए तो हम बॉल को कैच करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावा करने के लिए वो बॉल की तरफ दौड़ रहे थे। और वैसे भी ये जो दो लोग थे ये ऑलरेडी एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे, क्योंकि जो नीली जंपर वाला जो टी शर्ट था वो अपने पीठ के बल गिर चुका था, तो उसे काफी मार लगी थी। और बून जो था उसके पेट को चोट लगी थी बॉल पकड़ने की वजह से। ये जो दोनों थे ये बॉल पकड़ने में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बून हैड नॉट मूव्ड बिकॉज ही वॉज मोर और लेस इन द राइट प्लेस, बट देन बून वॉज नॉट लाइकली टू ब्रिंग ऑफ द कैच। बून जहाँ खड़ा था वो एक्चुअली एक एग्जैक्ट जगह थी जहां से वो बॉल पकड़ सकता था, लेकिन बून जो था उसे बॉल पकड़ने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। और मैदान में मौजूद जितने भी लोग थे उनको बून पर कोई भरोसा नहीं था कि बून इस कैच को पकड़ लेगा। Especially after the episode of last ball, Major Hawker shouting "Mine, mine" in a magnificently self-confident voice was coming up from the bowler's end like a battle cruiser। मेजर हॉकर, ये मेजर जो नशे में था, वो माइन करते हुए दौड़ते हुए बॉल की तरफ आता है, जहां ऑलरेडी बहुत सारे फील्डर्स बॉल के नीचे आने की राह देख रहे थे। अब ये जो मेजर था ये नशे में दौड़ते हुए जाता है कहते हुए कि ये बॉल मैं पकड़ूंगा। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि एक जंगी जहाज पानी में जा रहा हो। ये कहाँ से आ रहा था? बॉलर्स एंड, यानी जहाँ से बॉलिंग होती है वहां से दौड़ते हुए आ रहा था। एक बॉल को पकड़ने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स। मिस्टर हार्कोट had obviously lost sight of the ball altogether। और यहाँ पर इतनी शोरगुल और हंगामा मच रहा था नीचे एक बॉल को पकड़ने के लिए कि हार्कोट को बॉल दिखाई ही नहीं दी। If indeed he had ever seen it, for he was running round and round Boone and giggling foolishly।
ये जो हार्कोर्ट था ये ज़्यादा सीरियस नहीं था पहली बात तो, क्योंकि एक बेवकूफ़ इंसान की तरह हँसते हुए वो सिर्फ बून के चक्कर निकाल रहा था। लिविंगस्टन एंड साउथकोट ये 2 फील्डर्स थे। द टू क्रैक्स यानी ये दोनों भी बेवकूफ़ ही थे, वर अप्रोचिंग कॉम्पिटेंटली, यानी कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कभी लिविंगस्टन आगे जाता तो कभी साउथकोट आगे बढ़ता। इस तरह से दोनों दौड़ते हुए आ रहे थे। आइदर ऑफ देम वुड कैच इट इजीली, दोनों में से कोई तो आसानी से ये कैच पकड़ लेता। मिस्टर हॉज हैड नॉट ओनली टू चूज बिटवीन देम एंड कमिंग टू अ स्विफ्ट डिसीजन, ही येल्ड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना। अबाव द दिन, अबाव द दिन का मतलब होता है कि ये जो शोरगुल चल रहा था इन सारे आवाजों से ज्यादा आवाज करते हुए जो मिस्टर हॉज जो कैप्टन थे इनको एक डिसीजन लेना था। इन दोनों में से एक को ऑर्डर देने थे कि बॉल कौन पकड़ेगा, क्या साउथकोट पकड़ेगा या लिविंगस्टन पकड़ेगा। यॉर्स लिविंगस्टन, साउथकोट डिसिप्लिन क्रिकेटर, स्टॉप डेड। अब यहाँ पर हॉज कैप्टन होने के नाते अब वो डिसाइड करने वाला था कि बॉल को कौन पकड़ेगा। जब कैप्टन ने कहा कि लिविंगस्टन तुम्हें पकड़ना है, तो साउथकोट जो था वो एक फर्माबरदार फील्डर की तरह रुक गया वहीं और लिविंगस्टन को बॉल पकड़ने के लिए मौका दिया। He remembered Livingston 2 missed sitters and he reversed his decision and roared, "Yours, Bobby!" Mr. Southcote obediently started again, while Livingston, who had not heard the second order, went straight on. अब यहाँ पर क्या होता है कि पहला ऑर्डर जो हॉज ने दिया था लिविंगस्टन को पकड़ने के लिए, फिर हॉज को याद आता है कि लिविंगस्टन ने 2 दफा कैच मिस की थी, तो जैसे ही उसे याद आता है तो वो साउथकोट को ऑर्डर देता है कि बॉल पकड़े, और साउथकोट जैसे ही वो ऑर्डर सुनता है तो वो दौड़ने लग जाता है। लेकिन लिविंगस्टन ने वो शोरगुल में दूसरा जो ऑर्डर था रुक जाने का वो नहीं सुना और दोनों जाकर दौड़ते एक दूसरे के सामने। Went straight on. Captain Hodge had restored the status quo. Status quo का मतलब होता है कि पहली वाली स्थिति, यानी कि जो लिविंगस्टन को उसने कहा था पकड़ने के लिए फिर से लिविंगस्टन को कहा पकड़ने के लिए और साउथकोट को रुकने के लिए कहा। तो ये काफी कंफ्यूज्ड सिचुएशन थी यहाँ पर हॉज ने क्रिएट की थी फील्डर्स के बीच। इमेजिन करो सारे फील्डर्स बॉल पकड़ने के लिए नीचे रुके और सारे एक दूसरे से झगड़ रहे और धक्का मुक्की कर रहे, चिल्लाने की आवाज आ रही है भरपूर। In the meantime, the professor of ballistic had made a lightning calculation of angles, velocities, density of the air, बैरोमीटर रीडिंग्स एंड टेम्परेचर। इस खेल में एक प्रोफेसर भी था फिजिक्स का, वो भी वहां पर क्रिकेट खेलने के लिए आया था लंदन से, और क्योंकि उसकी एक फितरत थी हर चीज को फिजिक्स अप्लाई करने की, तो वहां पर वो बॉल को कैलकुलेट कर रहा था कि बॉल का एंगल कितना होगा, कितने डिग्री में बॉल घूमेगा और कितना ऊपर जाकर रुकेगा, क्या हाइट होगी और कितने स्पीड से नीचे आएगा। ये सारी कैलकुलेशन जब बॉल ऊपर जाकर नीचे आ रही थी उस वक्त ये कर रहे थे। एंड हैड अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द critical point, the spot which ought to be marked in the photographs with an X, was 1 yard to the northeast of Boone, and he proceeded to take up the station there. अब यहाँ पर इस बीच क्या चल रहा था, प्रोफेसर के दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था कि बॉल कहाँ पर आकर गिरेगी, और वहाँ वो कैलकुलेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो एक्स मार्क है, एक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर बॉल आकर गिरेगी जमीन पर, वो दरअसल बून के नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ था, जो कि सिर्फ 1 यार्ड की दूरी पर था। और इस इरादे से बॉल पकड़ने के लिए जब वो दौड़ते हैं बून की तरफ, वो बॉल देखने में इतने दंग हो जाते हैं कि वो डोनाल्ड जो फील्डर था उसे जाकर टकराते और डोनाल्ड को टक्कर मारकर गिरा देते। टेकिंग अप अ स्टेशन हियर, कोलाइडिंग का मतलब था जाकर टक्कर देना, ऑन द वे विद डोनाल्ड एंड नॉकिंग हिम ओवर। नॉकिंग हिम का मतलब होता है गिरा देना, टक्कर मारकर। अ मोमेंट लेटर बॉबी साउथकोट केम रेसिंग अप। अब साउथकोट का पूरा नाम था बॉबी साउथकोट। अ मोमेंट लेटर बॉबी साउथकोट केम रेसिंग अप। रेसिंग अप का मतलब होता है दौड़ते हुए आना। एंड ट्रिप्ड ओवर द रिकम्बेंट डोनाल्ड एंड वाज शॉट हेड फर्स्ट इनटू द अब्राहम लाइक बॉसम ऑफ बून। यहाँ क्या दिखाया गया है कि एक फील्डर दूसरे फील्डर से टकराकर तीसरे फील्डर पर जाकर गिरते हैं और इस तरह से सारे फील्डर्स एक दूसरे से टकराकर आपस में ही एक दूसरे में उलझ जाते हैं और एक दूसरे के शरीर पर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो डोनाल्ड थे, जब ये डोनाल्ड को टक्कर मारकर गिराया गया तो उस वक्त जो डोनाल्ड थे, डोनाल्ड के ऊपर आकर कौन गिरता है, बॉबी साउथकोट। ये दौड़ते हुए जब जाता है तो डोनाल्ड के पैर को ठोकर लगती है साउथकोट को, और इसकी वजह से साउथकोट डोनाल्ड के ऊपर गिर जाते हैं। उनका जो सर था वो बून की छाती को जाकर लगता है। बून की छाती यहाँ पर कैसी दिखाई है, काफी चौड़ी और भरदार भरी हुई जो छाती थी बून की, उस पर जाकर वो निशाना लगा था अपने सर से। बून स्टेप्ड बैकयार्ड अंडर द इम्पैक्ट and came down with a spiked boot upon the professor's
टो। जब बून की छाती पर साउथ कोर्ट ने टक्कर मारी तो बून उसकी वजह से गिर गया, और गिरते वक्त बून ने एक स्पाइक शूज पहने थे, यानी जो नोकीले कीलदार शूज होते हैं जो ज्यादा करके फुटबॉल प्लेयर्स पहनते हैं। उसको गिरते वक्त वो थोड़े बहुत डगमगा गए, और जो बून की कील वाली बूट थी वो प्रोफेसर के अंगूठे को लग जाती है। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, लगभग एक ही वक्त पर, द पोर्टली विकेट कीपर whose movements were a positive triumph of the spirit over the body bumped the professor from behind। अब यहाँ पर जो विकेट कीपर था वो भी इस तरह से दौड़ते हुए आ रहा था कि सारे के सारे जो थे वो बॉल को ही देख रहे थे, और नीचे एक दूसरे के सामने क्या है वो उनको उनका उस चीज का ख्याल नहीं था। जो विकेट कीपर था वो जाकर प्रोफेसर को पीछे से टक्कर मारता है और प्रोफेसर को गिरा देता है। द लर्नड मैन वॉज दस, लर्नड मैन कौन है यहाँ पर? प्रोफेसर। वॉज दस नीटली सैंडविच बिटवीन ट्विडलडम and Tweedledee, and the sandwich was instantly converted into a ragout by Livingston, who made up for his lack of extra weight, for he was always in perfect training by his extra momentum। यहाँ पर ट्विडलडी और ट्विडलडम इसका मतलब होता है कि एक ही तरह के दिखने वाले दो लोग, इन दोनों के बीच जो प्रोफेसर है वो सैंडविच की तरह दब जाता है। एंड ऑल द टाइम मिस्टर शेक्सपियर पोलॉक hovered alertly upon the outer skirt like a rugby scrum, half screaming American University cries in a piercing high tenor voice। अब यहाँ पर जो शेक्सपियर पोलॉक थे वो सिर्फ बॉल पकड़ना कम और चिल्लाना ज्यादा था। जैसे कि कोई रग्बी गेम खेलता है ना, तो वहाँ पर अमेरिका में अक्सर ये जो गेम है रग्बी, ये काफी फेमस है। वहाँ के जो लोग होते हैं ये अक्सर चिल्लाते रहते हैं जोर जोर से गेम खेलते वक्त। इस तरह से शेक्सपियर जो पोलॉक दिखाई दे रहे थे। लेकिन शेक्सपियर पोलॉक जो थे वो ये जो एक दूसरे पर जो घिरे हुए जो लोग थे इनसे काफी दूर थे। इनकी जो आवाज थी काफी हाई पिच थी। एट लास्ट द बॉल केम डाउन, और आखिरकार बॉल तो जो था वो उसे आना ही था और नीचे आ गया। टू मिस्टर हॉज इट सीम्ड लाइक अ लॉन्ग टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सर आइजैक न्यूटन फाइनली ट्रिम्ड। और आखिरकार जो हॉज थे वो कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन का जो थियरी थी वो जीत गई। क्या थियरी थी उनकी? थियरी ऑफ ग्रेविटी, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो चीज ऊपर जानी है उसे नीचे आनी है। तो ये साबित हो गया कि सर आइजैक न्यूटन का जो थियरी थी वो सच थी, ऐसा हॉज को लगता है। एंड इट वॉज अ स्ट्राइकिंग टेस्टिमनी। स्ट्राइकिंग टेस्टिमनी का मतलब होता है कि सबूत। टू द मैथमेटिकल एंड बैलिस्टिक स्किल्स ऑफ द प्रोफेसर दैट द बॉल लैंडेड विद अ शार्प रिपोर्ट अपॉन द टॉप ऑफ हिज हेड। और यहाँ पर दो लोगों की बातें सच निकली। सबसे पहले तो सर आइजैक न्यूटन की, और दूसरे जो थे वो प्रोफेसर। उन्होंने जो स्पॉट को एक्स मारकर चुना था कि वहां पर बॉल आकर गिरेगी, ठीक वहीं प्रोफेसर जो थे वो जाकर वहां पर खड़े होते हैं। देन इट लिफ्ट अप इनटू द एयर अ फुट और सो। जब ये बॉल आकर प्रोफेसर के सर पर गिरती है तो एक फुट उछलती है, और उछलने के बाद वो बून के सर पर जाकर टकराती है। सो कैनोन्ड टू ऑन टू बून्स हेड एंड देन ट्रिकल्ड स्लोली डाउन द कोलोसल एक्सपांस। कोलोसल एक्सपांस मतलब जो भारी भरकम चौड़ा शरीर था बून का, वहां से लुढ़कते हुए वो नीचे 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 आती है। ऑफ द विकेट कीपर्स बैक, जो वहां पर जो विकेट कीपर था उसके बदन पर पीछे पीठ पर गिरती है। बाउंसिंग स्लाइटली हैज इट रीच्ड द मैसिव लोअर पोर्शन। और फिर वो धीरे धीरे बॉल जाते हुए दिखाया गया है। बाउंसिंग स्लाइटली हैज इट रीच्ड द मैसिव लोअर पोर्शन, धीरे धीरे उछलते हुए। अब लगभग जो बॉल थी वो पीठ से होते हुए वो जो विकेट कीपर था उसकी जो सीट थी, यानी कि जो उसका जो पिछवाड़ा था, जब बॉल वहां पर आती है और वो लगभग बॉल अब गिरने ही वाली थी होती है जमीन पर, 1 फुट की दूरी होती है बॉल की गिरने की, उतने में ही जो शेक्सपियर पोलॉक है वो जाकर बॉल को लपक लेते हैं। जब वो बॉल को लपकने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो बॉल और विकेट कीपर की सीट इन दोनों को पकड़ लेते हैं एक साथ में। स्प्रैंग इनटू द वोर्टेक्स विथ, वोर्टेक्स का मतलब होता है हवे में ही गोल घूमना। विथ अ लास्ट ईयर स्प्लिटिंग हाउल, हाउल मतलब इतना जोर से चिल्लाना कि कान के पर्दे फट जाए। ऑफ विकेट्री एंड ग्रैब्ड इट ऑफ द सीट ऑफ द विकेट कीपर्स ट्राउजर्स। ठीक है, बॉल के साथ साथ उन्होंने क्या पकड़ा? विकेट कीपर की जो सीट थी और जो ट्राउजर यानी पैंट का जो कपड़ा था उसको भी पकड़ लिया साथ में। द मैच वॉज अ टाई। अब क्योंकि बॉल को कैच पकड़ा गया था और इस तरह से मैच क्या होती है, टाई हो जाती है। एंड हार्डली एनीवन ऑन द फील्ड न्यू इट एक्सेप्ट मिस्टर हॉज, द यूथ इन ब्लू जंपर एंड मिस्टर पोलॉक हिमसेल्फ। मैच टाई हो चुकी है, सिर्फ 3 लोगों को समझ में आया,
एक तो थे जो पॉलक, दूसरे जो थे वो हॉच और तीसरा जो था वो नीली जंपर वाला, जिसने पूरे मैच में ज़रा भी हरकत नहीं की, ना उसने कोई योगदान दिया मैच जिताने के लिए। फॉर द टू बैट्समैन एंड द रनर, अनडॉन्टेड टू द लास्ट, had picked themselves up and were bent on completing the single that was to give Ferdinand the crown of wicketry। यहाँ पर क्या चल रहा था, दूसरी ओर जी जो तीन बैट्समैन थे, बॉल तो इनको ये खबर नहीं थी कि बॉल को कैच पकड़ा गया है और ये अपनी ही धुंधी में रन कंप्लीट करने के चक्कर में थे। अनफॉर्चुनेटली डेज्ड विद देयर फॉल्स, with excitement and with noise, they all three ran for the same wicket, simultaneously realized their error, and all three turned and ran for the other blacksmith's ankle, and all in the center and leading by a yard, so that they looked like a pictures of the Russian troika। अब यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था तीनों बैट्समैन का, ये अपने ही दुनिया में रन निकाल रहे थे। इनको खबर ही नहीं थी कि बॉल को कैच पकड़ा गया है। ये तीनों की तीनों एक साथ एक ही विकेट की तरफ भाग रहे थे। हालांकि होना ये चाहिए था कि रनर एक तरफ जाना चाहिए और बैट्समैन एक तरफ जाना चाहिए रन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये तीनों एक तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और फिर उनको याद आता है कि हम तीनों एक तरफ जा रहे हैं। अपनी गलती सुधारने के लिए फिर ये तीनों एक साथ वापस से दूसरी तरफ मुड़ते हैं और दूसरे विकेट के पास दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये इस तरह से ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक 4-5 घोड़ों का जो रथ होता है ना, इस तरह से ही दिखाई दे रहे थे। रशियन ट्रॉयका का मतलब होता है कि जो रथ होता है ना रशिया में, उसको रशियन ट्रॉयका कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो। बट देयर एफर्ट वाज इन वेन, फॉर मिस्टर पॉलक हैड ग्रैब्ड द बॉल एंड द मैच वाज अ टाई। लेकिन जो उनकी जो ये मेहनत थी ये बेकार गई, क्योंकि पॉलक ने पहले ही कैच पकड़ लिया था और इनका रन बनाना कोई फायदेमंद साबित नहीं हुआ। इस तरह से मैच टाई हो गई। एंड बोथ द टीम्स स्पेंड द इवनिंग at the Three Horse Shoes, and Mr. Harcourt made a speech in Italian about the glories of England। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब शाम हो गई और रात हो चुकी थी, ऑलमोस्ट गेम खत्म हो चुका था, सारे के सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे और थ्री हॉर्स शू ये जो क्लब था, रात के वक्त तो दोनों टीम आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे और टाइम पास कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी। उस वक्त मिस्टर हार्कोर्ट खड़े हो जाते और वो इंग्लैंड की तारीफ में इटालियन में भाषण देते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स फेल asleep इन द कॉर्नर। भाषण देने के बाद में एक कोना पकड़कर वो सो जाते हैं। एंड डोनाल्ड गॉट होम टू रॉयल एवेन्यू एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग। और जो डोनाल्ड थे वो एक्चुअली अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे और 1 बजे सुबह वो अपने घर पर जाकर पहुंच जाते हैं। उनके घर का नाम था रॉयल एवेन्यू। फीलिंग दैट ही हैड नॉट लर्न वेरी मच अबाउट द इंग्लिश फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ देयर नेशनल गेम। अपने साथ कुछ यादें लेकर जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने तो इस गेम से आज कुछ भी नहीं सीखा, जो इंग्लैंड का नेशनल गेम है। इसी के साथ ये जो लेसन है ये पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।